आज काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे है क्या, केटीजी खुद क्या है। तो आप लोगों के लिए, जेई वालों के लिए एक इंट्रोडक्शन है आज केटीजी। ये बच्चों मैंने एक क्यूबिकल कंटेनर लिया। रियल गैस फिजिक्स में कर दो एडमिट वाला। देखते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो वैसे भी रुक रहे हो। मत बताओ, कल भी तो होगी केमिस्ट्री के लिए। चलो, तो ये क्यूबिकल, हाँ ये क्यूबिकल कंटेनर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अब बच्चों आइडियल गैस क्या होता है ये तो मैंने बता दिया था। आइडियल गैस करने वाले हैं, तो ये डिस्टेंस सारी की सारी एल होगी। एक मॉलिक्यूल यहाँ से इस कंटेनर से मतलब इस पॉइंट से निकलता है, सामने जाके कोलाइड कर, तो वापस यहाँ पर आ जाता है। तो इसकी टोटल वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू, देखो तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। v इज इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स आइटोप्ला प्लस वी एटोप्ला। पहली बात समझ। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज निकालने की कोशिश करूँ, ये कुछ ऐसा होगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। बात भी डालना है। मैं रूट को इधर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई। एक्चुअली बच्चों कंटेनर की लेंथ हर तरफ सेम, और आइडियल गैस के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं सब डायरेक्शन। तो क्या मैं यहाँ पर एक अजम्पशन ले रहा हूँ, मैं पहला वी एक्स इक्वल टू वी वाई। बात समझ। तो क्या यहाँ से अगर मैं वी एक्स की वैल्यू निकाल, क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर, और वी एक्स की वैल्यू यहाँ वी स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर। कहाँ पर, हाँ हाँ बेटा, आप सिमेट्री देख लो या फिर आप इसे एज अजम्पशन मान लो, बट गैस मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है, कांस्टेंट प्लास्टिक कौन, इसलिए अपन। आप लिया जादू से, थोड़ा सा क्विक रहना है। आज मैं अलाउ कर सकता हूँ साथ के साथ छापना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टच कर दूँ। चलो डन, जल्दी जल्दी छापो जल्दी। वो भी नहीं लिखा था अभी तक। हाँ बेटा कोई बात नहीं। पंचवर्ष
आप लिया? अच्छा, मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं, ये पार्टिकल यहाँ पर आता है, इस वाले सरफेस से टकराता है, वापस सेम डायरेक्शन में, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? डेल्टा पी, चेंज इन v या वी एक्स बोल दूं, एक्स डायरेक्शन की, तो डेल्टा पी इक्वल टू हो एम वी एक्स माइनस एम माइनस का वी एक्स। ये समझ आया क्यों? वेलोसिटी अपोजिट, टू एम हो गया डेल्टा पी। ठीक है, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, जबकि यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया, नेक्स्ट देख, यहाँ से पार्टिकल वापस यहाँ रिटर्न आ गया, टाइम कैसे निकाल सकते हैं? वेरी गुड, कर देखिए कॉलिजन। ठीक है, बट आप सबको याद है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। ठीक है, तो ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना कवर किया? एक्चुअली वेलोसिटी ने अपनी स्पीड मान के चलते हैं, एल डिस्टेंस इधर गया, वापस एल डिस्टेंस, मतलब 12, तो 12 अपॉन टी, यहाँ से मैंने टी निकाल लिया, टी इज इक्वल टू क्या? 12 अपॉन, बेटा वैसे खत्म होने के बाद जरूरत, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स क्या बोल सकते हो? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल दो, इसको डेल्टा टी, डेल्टा टी यही बोलते हैं। तो इन दोनों का इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करके निकालो कितना, 2m वी एक्स अपॉन 12 अपॉन वी एक्स, देखो 2 से 2 गुजर गया और वी एक्स ऊपर चला गया, एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, ये क्या हो गया आपका? फोर्स। ठीक है, हम्म, अब ये लास्ट में जो इक्वेशन 1 बनाई है ना, वो लास्ट में रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जरूर थोड़ी एक ही पार्टिकल हो, बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर वी एक्स की जगह वी यूज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय टी एल। ठीक है, अब बच्चों ये तो एक पार्टिकल के लिए निकाला, तो हम इसको बोल सकते थे एफ वन इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाय टी एल। ऐसे अगर मैं दूसरे पार्टिकल के लिए निकालूँ तो एफ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम वी टू स्क्वायर बाय एल। ऐसे ही nth पार्टिकल के लिए निकालोगे एम वी एन इज इक्वल टू एम वी एन स्क्वायर बाय 3। तो टोटल फोर्स अगर निकालोगे एफ, वो कितना आएगा? सबका सम। ठीक है, तो इन सब का सम कर देते हैं, एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ एफ एन तक। तो बच्चों एम अपॉन 3 एल, एम क्यों लिया? क्योंकि सारे मास पार्टिकल से एटम ही तो है। ठीक है, और अंदर क्या हो गया? वी वन स्क्वायर प्लस, बच्चों ये सारे के सारे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आर एम एस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू सेम है, मतलब कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? एफ इज इक्वल टू एम एन, और इसको क्या बोला मैंने? रूट मीन स्क्वायर, मैं यहाँ पर साइड में लिख भी दूंगा अभी, आर एम, यहाँ पर मैंने बोला वी वन
टू वी एन इज इक्वल टू वी आर रूट मीन बराबर। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप मुझे निकालना है प्रेशर। P इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एम एन वी आर एम एस। बच्चों वेलोसिटी है याद रखना है, और ए एल लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा फोर्स पर, लिख सकते हैं ऐसा। और एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैं ऐसे दिखा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये बन गया पी, बता दूँ अभी पुराना सारा छाप लिया इधर वाला। एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम करने वाले हैं बस। बेटा ये एन टाइम्स आ गया ना, ये एन टाइम्स आ गया, एन हो गया और पार्टिकल। हाँ बेटा क्या कह रहे थे आप, अभी देखो बस वही कुछ होने वाला है। इक्वल सब रूट में, सबका एवरेज जो सबके लिए पास फ्री, सारे मॉलिक्यूल सबके पास बराबर है। तो ये एक्चुअली में बनाई गई थी सबके लिए, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन काम करा सिर्फ गैस के लिए, सबके लिए बाद में का प्रेशर पी। हाँ इसको लिख लेना पी, क्योंकि मोमेंटम और स्पीड। डन, आगे चलो ये मिटा दो अब, बालिका हटा दें, छाप लिया ना। हाँ बेटा, ये डेरिवेशन जो भी स्कूल का एग्जाम दोगे पक्का आएगा केटीजी, या तो ये या फिर सी, मैंने सी नहीं नहीं, ये तो वेलोसिटी ही है। देखो वो वाला बनाया कि मैंने कर्व वाला, अब बनाऊंगा कर्व। हाँ तो मैंने देखो ना कर्व वाले वी को दिखाया है, लो मैं यहीं पे साथ साथ लिख देता हूँ, वी आर एम एस इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब डन, खुश हो गया, वो खुश हुआ। चलो यहाँ से आगे बच्चों मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन टी टी, वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम को इधर भेज देते, टी इंटू इज इक्वल टू एम एन वी आर एम एस का। चलो यहाँ तक आसान सी बात थी। तो सबसे पहले तो प्रेशर निकाला, वो ये पहला रिलेशन तो, ठीक है। दूसरा आप दिमाग लगाओ, इसको n को 1 मिनट के लिए मैं 1 मान लेता हूँ, वापस इसको यूज करेंगे लेकिन फिलहाल के लिए 1 मान लेता हूँ। तो देखो P इज इक्वल टू मास पर यूनिट इंटू 1/3 आर एम एस का स्क्वायर लिख सकते हैं, आर एम एस स्क्वायर। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी अपॉन वी आर एम एस। और यहाँ से वी आर एम एस की वैल्यू निकालो, वी आर एम एस इज इक्वल टू डी पी अपॉन रॉ का रूट, यही पढ़ा था केमिस्ट्री में, याद किया था इसको, केमिस्ट्री में याद करवाया फॉर्मूला, भूल भाल गए तुम लोग केमिस्ट्री। इसी को वी आर एम एस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मैक्सवेल प्लॉट किया होगा, पढ़ाया हो सकता है आपका चैप्टर हट गया।
स्टेट्स ऑफ मैटर आता है लास्ट ना इसमें। मतलब कि अभी मैं बोर्ड के हिसाब से करवा रहा हूँ। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है, अभी मैक्सवेल थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, बहुत कुछ नाटक है। अभी तो मैं सिर्फ 12th के 11th के हिसाब से करवा रहा हूँ। फिर अपन जेई के हिसाब से करेंगे इसको पर कोर्स खत्म। डन। इतना समझ आ गया। एक और दिमाग लगाते हैं। यहाँ से वैसे 3 रिलेशंस निकल के आते हैं। ये 3 रिलेशंस क्या क्या होते हैं मैं यहीं लिखवा देता हूँ आपको एक बार, रॉ को चेंज करके। और लिखो वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ, पहला रिलेशन तो ये लिखो, इक्वल टू करके लिखो आगे मोलर मास की फॉर्म में। और मोलर मास की फॉर्म में लिखते हैं इसको 3 PV अपॉन मास ऑफ गैस, रूट में 3 PV अपॉन मास ऑफ गैस, 3 PV अपॉन मास। ये एक्चुअली में देखो ये कुछ नहीं किया, रॉ को अपन ने V अपॉन M में, M अपॉन, हाँ वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम में तो, ठीक है। अगला लिखो 3 RT अपॉन M, PV इज इक्वल टू NRT, N इक्वल टू 1 अज्यूम किया हुआ है अपन ने, 3 RT अपॉन M बोल दूं मोलर मास। और मोलर मास को अगर अपन अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाता है, नंबर ऑफ मोल अवोगाद्रो नंबर से, है ना। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो अवोगाद्रो नंबर का, ठीक है। यहाँ पर Na से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, ये मतलब अगला लिख रहे हैं अपन, फोर्थ बनाने वाले, Na से ये क्या बन जाएगा बच्चे, टी, लिखना मत इसको 1 मिनट, RT अपॉन Na इंटू, इसको स्मॉल n बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। और बच्चों इसी दोनों कांस्टेंट को, ये भी कांस्टेंट है, R Na भी कांस्टेंट, तो इन दोनों कांस्टेंट को हटा के एक नया कांस्टेंट बनाया गया, इसको नाम देते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो उसको बोलते हैं के क्या हो गया आपका, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ फिर बात करते हैं, रूट ऑफ 3kT अपॉन n, ठीक है। इसकी वैल्यू भी लिखवा देता हूँ आपको, अगर, हाँ नंबर ऑफ मोल्स, एक्चुअली में इसमें m दिया हुआ, सॉरी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आप लोग इसमें वैल्यू रख के 8.31 और चाहो तो निकाल लेना, ठीक है, बोल्ट्जमान को, ठीक है। ये अपनी KTG पहले का। अभी इस पॉइंट से अपन को और भी बहुत कुछ निकालना है बेटा। Na, ये Na से मल्टी, सॉरी बेटा क्यों नहीं आएगा, एक्चुअली में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया है इसको मैं, मोलर मास इनटू, एक्चुअली में ठीक है। अभी फिर मेरे को थोड़ा सा उसमें घुसना पड़ जाएगा वो गदर, अभी मान लो फिर बात कर, ठीक है। हाँ बेटा, बेटा n की वैल्यू 1 ली है मैंने, एक ही एटम की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक एटम की, यही तो कहानी है KTG की, समझ नहीं है, सब ऊपर से जाएगी। पहले n इक्वल टू 1 एटम अज्यूम किया था, तभी तो कैपिटल N गायब कर दिया अपन, क्या, n स्मॉल n, ठीक है। बोलो डन, यहाँ तक समझ आया, चलो। फिजिक्स में वैसे इसको n की जगह m से डिनोट करते हैं, NCERT में m मिलेगा, स्मॉल m, ठीक है। हाँ वो दोनों सेम ही तो है, बस उसको R/Na को अपन ने k कर दिया, बोल्ट्जमान को, मैंने भी क्या, ठीक है। इसके बाद एक और डेरिवेशन होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए, इसकी बात करेंगे v मोस्ट,
MP। ठीक है। देखो VRMS तो मैंने क्या किया, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल लिया, सबके लिए। अब देखो पहला अजम्पशन अभी गलत साबित कर, यहाँ पर अज्यूम किया था सबकी वेलोसिटी सेम। अब यहाँ पर मैक्सवेल ने बोला कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ऐसे चलते हैं, मतलब ये समझो क्या है कि सबकी वेलोसिटी, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो एग्जैक्टली जीरो से थोड़े से आगे हैं, कुछ पार्टिकल यहाँ पर एक्चुअली में ये पॉइंट होता है रूट RMS पे, यहाँ पर जितने पार्टिकल है वो RMS वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा मास दिख रहा है आपको पार्टिकल का, इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा मास यहीं पे तो है, ये मास है एक्चुअली ज्यादा पार्टिकल। तो ज्यादा पार्टिकल किस वेलोसिटी से घूम रहे होंगे, वो वी मोस्ट प्रोबेबल हो। ठीक है। लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, तो ये किस्मत की बात है, इसका डेरिवेशन नहीं है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूला इसका बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है, लिखो वी मोस्ट प्रोबेबल, 3 की जगह 2 कर दो। ठीक है, जहाँ जहाँ 3 लिखा वहाँ पर 2 कर दो। हाँ, ये सारे डब्बे वापस बनाओगे। एक्चुअली में ये दोनों डब्बे बनाने की ये दोनों, इसको तो हटा दो एक मिनट के लिए आने वाला, एक डब्बा तो ये हो गया, मतलब 3, और एक चौथा ये नीचे है। ठीक है, 4 डब्बे हो गए, इसको मत बनाना है ना, ये तो मैंने सॉल्व किया। 3 और ये 4 डब्बे हो गए, बस 3 की जगह 2 कर दो, ये मोस्ट प्रोबेबल हो गई। अरे इसमें अभी आएगा, मैंने बोला था ना KTG दिमाग खराब करेगा, देखते जाओ अभी तो मोस्ट प्रोबेबल की बात की, अभी तो एवरेज की भी करेंगे, फिर काइनेटिक डालेंगे। वो देखो मैंने ये बोला था ना, क्वांटम का पार्ट है, इसको समझाना ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझा सकता, लेकिन इसको समझाने में आप लोगों की बैंड बच जाएगी और मेरी भी, क्योंकि इसकी बहुत डिटेल आती है, बहुत डिटेल में इसकी कहानी, और फिर भी माथे का फ्यूज उड़ जाए, ये भी सच है। तो बेटर है ना कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते। मेरे सर बोला करते थे केमिस्ट्री, मुझे PhD नहीं करना, मुझे सिर्फ उतना पढ़ना है जितना जेई में आता, इससे ज़्यादा मुझे एक शब्द नहीं पढ़ना। और बात सही भी थी, PhD करने बैठ जाओगे किसी सब्जेक्ट में तब तो कर लो थीसिस लिख, एक ही चैप्टर में अटके रह जाओ। मैंने आप लोगों को बताया था इलास्टिसिटी चैप्टर पूरा पढ़ा दिया सब कुछ करके, बाद में क्या बोला, रियलिटी में जितना फोर्स लगाते हैं, और अपन ने क्या ज्यूम किया था सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, एक जगह से कैसे टूट सकता है, एक एक पार्टिकल बिखर जाना चाहिए। तो रियलिटी तो ये है, क्योंकि सबका फोर्स एक साथ खत्म होगा, और इस पॉइंट से निकल के एक नया सब्जेक्ट बनता है फाइनाइट एलिमेंट मेथड। ठीक है, थीसिस लिखी हुई है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, एक चैप्टर, एक बुक बनती है पूरी, हम पढ़ी थी हमारे फाइनल ईयर। तो एक पूरी बुक बन जाती है, एक अलग ही सब्जेक्ट बन जाता है। तो थीसिस लिखने में तो ऐसी कहानी हो जाती है, रियलिटी में कोई पढ़ाएगा ही नहीं, सबने पढ़ी है, सबको पता है फाइनाइट एलिमेंट में, हर टीचर पढ़ के तो आया ही है, सबको पता है, लेकिन वो बताएगा नहीं आपको, क्यों बताएगा, वो करना क्या है जी। ठीक है, थीसिस थोड़ी लिखनी है, ये वाली बात है। एवरेज लिख ली, सॉरी मोस्ट प्रोबेबल लिख ली, नेक्स्ट लिखो एवरेज, सेम वी एवरेज, सारे डब्बे सेम टू सेम बनाने, टी की जगह 8/पाई, टी की जगह 8/, नहीं डेरिवेशन सिर्फ इसका RMS। अच्छा अब आपको एक चीज़ बताऊं, आज तक पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, क्या रीज़न होता है ग्लोबल वार्मिंग का, तो उससे क्या, सच्चाई बताऊं, CO2 कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ क्लोरीन करती है, तो कैसे एब्जॉर्ब कर लिया उसने हीट, देखो तो एक्सप्लेन, तो VRMS पढ़ रहे हो ना आप, यहाँ पर ये वाला रिलेशन उठाओ मास वाला, ठीक है, या ये वाला पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जरा मास और टेम्परेचर में रिलेशन निकालना, मान लेते हैं VRMS कौन, तो मास और टेम्परेचर में रिलेशन आपको ये दिखेगा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अब ये बताओ, पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा थी, ठीक है, ऑक्सीजन का मास
O2 का 32, ठीक है। और अगर CO2 की बात करूँ तो 44 ही होता है। अरे तो मैं देख रहा हूँ सही, 44। मतलब मैंने क्या किया, एटमॉस्फेयर में मास पार्टिकल जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही टेम्परेचर रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब जितना ज़्यादा आप मास बढ़ाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर रखने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो हमारे एक सिस्टम में, इकोसिस्टम में टेम्परेचर ज़्यादा एब्जॉर्ब करने, और अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो हमारा ग्लोबलाइज सिस्टम क्या हो गया, टेम्परेचर। तो आज के बाद कोई ग्लोबल वार्मिंग पूछा, ठीक है, तो रियलिटी ये है ग्लोबल। हाँ बेटा, मतलब मीथेन को क्या करने से, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं। मीथेन उल्टा आप देखो तो वो तो मास पार्टिकल, और वो सॉरी मास और कम है मीथेन एटमोसफेयर, तो टेम्परेचर और कम करेगा। वो मैं आपको बताता हूँ का पर्पज़। मीथेन एक्चुअली में एक ऐसी गैस है जिसको अपन तुरंत जला सकते हैं, ठीक है, तुरंत फायर कैच कर लेगा वो। तो उसकी वजह से CO2 प्रोड्यूस होगा। आपने ये पढ़ा है ना, कोई भी कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन एलिमेंट्स पढ़ा है ना आपने, कैसे करते हैं, CnHn मान लेते हैं, कंबशन ऑफ कार्बन पढ़ा है ना, क्या बनाता है, NCO2 प्लस N/2 H2O, यही फॉर्म करता है। तो देखो NCO2 फॉर्म करेगा, C यानी कि, मतलब अगर CH4 की बात करता हूँ तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मास चेंज हो गया ना, देखो पहले सिर्फ CH4 था, मास में कितना डिफरेंस आ गया, CH4 का मास सिर्फ 60 और CO2 बना दिया तो उसने कितना मास बाहर कर दिया, 44, इतने टाइम्स ज्यादा मास कर दिया, तो इसलिए ऐसा बोल सकते। मास एक्चुअली में ऑक्सीजन ले लिया ना उसने, अपने साथ ऑक्सीजन पार्टिकल ले लिया। CO2 टूटने वाला मॉलिक्यूल थोड़ी है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, और स्टेबल मॉलिक्यूल का मास अगर बढ़ गया, ग्लोबल का टेम्परेचर। क्लियर, आगे समझ में इतनी कहानी। अब लिखो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, इसी के आगे करना ही है, ठीक है, मतलब लिख दो, पर इसी के आगे की कहानी है। आप लोगों को केमिस्ट्री में का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। चलें आगे बात करें, ये हटा दो, सारी कहानी छाप ली ना। अच्छा, अब तुम्हारा डाउट था एक तो बोल, और कोई डाउट। ये मैक्सवेल प्लॉट बोलते हैं इसको, ये अपने वैसे सिलेबस में नहीं, अगर टेम्परेचर रेज करते हैं, ये ग्राफ मुझे कुछ, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ वाले जो पार्ट हाई वेलोसिटी, ठीक है, ज़्यादातर मास इधर की तरफ। देखो, गैस मॉलिक्यूल्स हैव only one type of energy, that is kinetic energy. Only one type of energy, that is kinetic energy. सेकंड पॉइंट करके एक और पॉइंट ले, अपन गैसेस के बारे में लिख रहे हैं तो सिर्फ गैसेस के बारे में बता। काइनेटिक एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, जहां पर ये एनर्जी वर्ड लिखा है ना आपने, तो यू से डिनोट कर लेना अभी के लिए, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन हो। हाँ, कैपिटल यू। ये यू से कुछ और भी डिनोट किया था क्या आप लोगों ने,
थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी जो क्या होती है वो क्या होती है, वही, ठीक है। अपन वहां पर माइक्रोस्कोपिक लेवल में बात कर रहे हो, क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल में अगर हम देखें, क्या देख रहे हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, गैस पार्टिकल्स की, और वो किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का ही पढ़ा था आप लोगों ने, एनसीवी डेल्टा टी। तो इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर का। तो बना देता है काइनेटिक एनर्जी क्या है इसमें, एन को फिर से गायब कर दिया, P इज इक्वल टू, क्या एन रहने दूं, 1/3 एम आर एम एस का 2 से मल्टीप्लाई, और 2 से लग रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो क्या बन गया, P इज इक्वल टू 2/3 इंटू, ई लिख देता हूँ या यू लिख देते हैं, यू लिख दूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, यू लिख दूँ बेटा, बस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, देखो हाफ एम बी स्क्वायर बन गया ना, हाफ एम बी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी, उसको मैंने यू से डिनोट, ठीक है। यू इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास बच्चों, पी पी वी अपॉन 2 इक्वल टू यू, और बच्चों क्या रख, आर टी, किसका फंक्शन है, P/2 आर टी इक्वल टू यू, देखो 3/2 कौन, आर कॉन्स्टेंट का फंक्शन है, कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर, आसान सी कहानी थी, लगा काइनेटिक थ्योरी ऐसे स्टफ, नहीं लगा, टाइम नहीं लगा, नहीं लगा फिर तो आसान, जब जब ये भी हो सकता है, दूसरी बात ये है कि डेरिवेशन अभी न्यूमेरिकल्स कहाँ करवा भी नहीं रहा, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल देने भी नहीं, ये डेरिवेशन देंगे, derive a relation between internal energy, derive the show that the internal energy, पूरा डेरिवेशन से लेकर लास्ट तक सब, ठीक है, ये 3 नंबर का तो आता ही चैप्टर, इसके न्यूमेरिकल केटीजी के जो है ना, ये न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन बात ये है कि सिर्फ फॉर्मूला, ये चैप्टर सिर्फ दे, लेकिन इसके सिर्फ फार्मूला बेस्ड, ठीक है, फिलहाल तो मैं उस तरीके से पढ़ाने पड़ते, अभी के लिए मैं डन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलो, अच्छा हो, पता है ना, सीपी अपॉन सीवी गामा, सीपी माइनस सीवी आर, नेक्स्ट टॉपिक डालो थर्मोडायनामिक्स, मतलब चैप्टर चालू कर दो, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये पढ़ा है सबने, मैंने बताया भी है, बस वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसमिटेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, हाँ हाँ, हाँ बेटा, अब ये बेसिक्स बेसिक्स बात करूँ पहले थोड़ी, सबसे पहले तो लिखो,
सबसे पहले सारे टाइप ऑफ प्रोसेसेस कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, लाइन से लिखो। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के आगे जस्ट लिख देना क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल टू। नेक्स्ट लिखो आइसोबारिक, डेल्टा इक्वल टू 0। नेक्स्ट लिखो आइसोकोरिक, डेल्टा वी इक्वल टू 0। इसके आगे लिखो एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में क्या होता है, चेंज इन हीट इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। अगला लिखो साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, यानी इनिशियल स्टेट इक्वल टू फाइनल स्टेट होता है, मतलब कि वर्क डन क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद अगला हो जाता है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अच्छा, जहाँ पर एडियाबेटिक और चीज, पावर गामा इक्वल, पावर गामा। पॉलीट्रॉपिक में, पॉलीट्रॉपिक में लिखो पीवी पावर एन इक्वल टू कौन, ये गामा से, गामा जैसे है ना, सेम टू सेम जैसे एडियाबेटिक वैसा ही पॉलीट्रॉपिक होता है। पॉलीट्रॉपिक को बोलते हैं रियल, जो अपने लाइफ में ये बाकी के जितने पढ़े हैं सारे आइडियल हैं, सारे आइडियल हैं, रियल में सिर्फ पॉलीट्रॉपिक। ठीक है बस में मतलब आएगी ये। ठीक है, तो अपन एक एक करके प्रोसेस शुरू करेंगे। इससे पहले अपन टीवी की पावर एन इक्वल टू कौन, जैसे वहां पर गामा था ना, स्मॉल एन, यही नहीं स्लिप, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं, नहीं सिर्फ वी पे। यार यहाँ तक, इसके बाद सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग तो पता है। हाँ, तो क्लोज सिस्टम, ओपन, क्लोज सिस्टम में, ओपन सिस्टम में क्या होता है, तो लिखो सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम में लिखो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, थर्ड लिखो आइसोलेटेड। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या होगा, डायरेक्ट इसको डिनोट करो, क्यू का भी ट्रांसफर होगा, एम का भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, मतलब हीट का भी ट्रांसफर हुआ, मास का भी ट्रांसफर हुआ। क्लोज सिस्टम में क्यू का तो होगा लेकिन मास का नहीं होगा, और आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों का ही नहीं होगा, ना क्यू का ना एम का। इसके बाद वॉल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से, तो डायथर्मिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल। इसको एक मिनट लिखना मत, मैं बताता हूँ कैसे लिखना, डायग्राम बना के लिखना। वो ऐसे एक बार बता दिया था। डायथर्मिक वॉल को अपन सिंगल ऐसे डिनोट करते हैं, सिंगल लाइन से। ठीक है, ये तो वैसे मैंने सिस्टम बना दिया पूरा। ठीक है, डायथर्मिक, डायथर्मिक, और एडियाबेटिक को कैसे डिनोट करेंगे, डबल। ये जो सिस्टम बनाया ना मैंने, और ये जो सिस्टम आइसोलेटेड है, तो आप समझ गए मतलब क्या डिफरेंस क्या है।
ठीक, समझ गए क्या? मतलब एडियाबैटिक वॉल से किसका ट्रांसफर हो सकता है? ना तो हीट का ना मास का। क्लोज से हीट का हो सकता है, मास का नहीं होगा। एग्जाम्पल दे सकते हो तीनों सिस्टम्स के, कौन कौन क्या क्या हो सकता है? कप ऑफ टी, ठीक है, ओपन सिस्टम, उसी को ढक दिया। क्लोज सिस्टम, उसको थर्मोफ्लास्क में डाल दिया, आइसोलेटेड। ठीक है। एक्चुअली में 100% आइडियल पॉसिबल है, इमेजनरी 100% आइडियल। रियल में तो हीट ट्रांसफर बाद में पता चला ना, रेडिएशन, रेडिएशन भी तो पंगा हो। आपको क्या लगता है ये जो आप लोग डिनर लाते हो थर्मोफ्लास्क को, कैसे? कोई मटेरियल नहीं होता रियल में, दो लेयर बनाई जाती है, दोनों लेयर के बीच में वैक्यूम, वैक्यूम ही नहीं होगा तो मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफर कैसे? तो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन। दुनिया में हर पार्टिकल का आइडियल केस मान के चलते, वरना हर पार्टिकल का रेडिएशन। रेडिएशन से नहीं होता तो 100%। तुम आज पानी गर्म, आज से 1 करोड़ साल बाद जो वो तुम्हारे गर्म पानी, कुछ नहीं उसमें कुछ देखो, रेडिएशन हर तरफ होगा अगर बॉडी में टेम्परेचर, और टेम्परेचर होगा तो रेडिएशन होगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सन के रेडिएशन ज़्यादा थे इस वजह से हुआ, अगर सन के रेडिएशन, समझ गए रियलिटी में। डन। अब इसके बाद वो आप सबको पता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको छोड़ देता हूँ क्योंकि फिजिक्स में। अगला प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या होता है? चलो इंट्रिंसिक किसे कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बताओ। इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम, डिपेंडेंट जो होगा वो एक्सटेंड। ये बताओ इंटरनल एनर्जी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? आप नहीं, इसको देखो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग जज करो। कैसे? एक कंटेनर जैसे मैंने डब्बा बनाया, इस डब्बे में मान लिया गैस भरी हुई है, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इधर उधर, तो ये बताओ कि दोनों में इक्वल इंटरनल एनर्जी रहता है और चेंज, मतलब कि जितनी पहले थी उतनी इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर उतना ही होगा दोनों पार्टिकल का, टेम्परेचर उतना ही होगा तो इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो मतलब कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक, क्लियर? इस हिसाब से आपको सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक है, दो पार्ट में डिवाइड करो, इधर वाले पार्टिकल की भी डेंसिटी उतनी आएगी, इधर वाले पार्टिकल की डेंसिटी तो उतनी रहेगी ना। बट अगर मैं बात करूँ मास की, एक्सटेंसिक है, क्यों? क्योंकि इधर वाले पार्टिकल का मास भी m/2 हो जाएगा इधर वाले, ठीक है, मतलब चेंज हो गया ना पहले से इनिशियल। और अगर बात करूँ, प्रेशर की बात कर लो, प्रेशर भी सेम, वॉल्यूम चेंज हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिफरेंट, सेम से मतलब ये नहीं है, सेम से मतलब ये है कि इनिशियली कितना था और पार्टीशन लगाने के बाद कितना है, ठीक है, दोनों अगर सेम चीज़ है, जैसे इनिशियली भी टेम्परेचर T था, पार्टीशन लगाने के बाद भी टेम्परेचर, ठीक है।
चलो अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले लिखो प्रेशर वॉल्यूम या थर्मोडायनामिक। तक आप लोगों ने जो वर्क पढ़ा था कौन सा पढ़ा था? मैकेनिकल वर्क। अभी तक पढ़ा था मैकेनिकल वर्क। एफडीएक्स पढ़ा था ना, मैकेनिकल वर्क। अब आप पढ़ोगे थर्मोडायनामिक। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है। सिलेंडर सिस्टम, यहाँ पर इसका पिस्टन लगा हुआ था और इसके अंदर भरी हुई थी गैस मॉलिक्यूल। और गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होना, और वो एक्सपेंड होकर यहाँ तक पहुँचे। तब इस पूरे सिस्टम को, ये फ्री पिस्टन था, फ्री टू मूव। इस पॉइंट हम वर्क क्या बोलते हैं? वर्क इज डब्ल्यू इज इक्वल एफ डी एक्स बोल। प्रेशर की, प्रेशर पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर। ठीक है, तो वी नो दैट P इज इक्वल टू एफ बाई ए। यहाँ से F इज इक्वल टू कितना कर देते हैं? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी ए डी एक्स। सर ये ए डी एक्स मतलब वॉल्यूम ही तो है। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी इंटीग्रेशन ऑन साइड। डब्ल्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी, और टी ये होता है टिल्टेड गलती से पिस्टन पीछे टिल्टेड बनाओ। अब आपको तीनों प्रॉपर्टी मैंने बेसिक सिखा दी है। कौन कौन सी? इंटरनल एनर्जी सिखा चुका हूँ, हीट सिखा चुका हूँ पहले ही, और वर्क आपको इन तीन प्रॉपर्टी पे ही खेल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन और क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? फॉर्मूला लिखते थे केमिस्ट्री वाला। मैं अगर पूछूं, पढ़ते थे ना ऐसा क्यू और डब्ल्यू में। एक मिनट गार्गी रुकना। पहले इसको 22। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, नहीं पता?
पढ़ा है। फिर के बिना तो तुम पूरा फर्स्ट लॉ कर ही नहीं। क्या कर रहे हो? बार बार बोलता हूँ क्रॉसिंग द पेज करते हैं ना, करते हैं ना कभी। ऐसे नहीं याद करना होता, ऐसे याद करोगे, आज याद करोगे फिर एक महीने बाद भूल जाओ, अगले साल देना चाहिए, याद रहेगा। बोलो कैसे याद करना, मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया। अभी बताऊंगा, फिजिक्स का बताऊंगा, केमिस्ट्री वाला इसमें मत लगा देना, जीत आ जाएंगे। ठीक है। और हाँ, बात मैंने तरीका बस इतना बताया, जस्ट डेली ट्रॉजिंग द पेजेस किया करो, या तो एक तरीका बताया। दूसरा तरीका बताया था मैंने 7 दिन में, मतलब एक पहला 24 घंटे में फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन 7 डेज में, थर्ड हाँ, रिवीजन 28 डेज में। ठीक है, 28 मतलब 30 डेज में करना होता है फोर्थ रिवीजन। उसके बाद आप कभी जिंदगी करना पड़ेगा, या तो वो करो या फिर तो लिखो। पहले अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने से फर्स्ट चलेंगे ग्राफ वाले को कैसे, तो वर्क अंडर द पीवी, वर्क डन अंडर। ठीक है, करें। सबसे पहला बच्चों इसका बताओ, फिगर पहला ये है फर्स्ट वाला कि या तो प्रोसेस ऊपर की तरफ, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में कोई डीवी बोला ना, डीवी जीरो मतलब कि वर्क इन दोनों फर्स्ट के जाना है। फर्स्ट में ये, फिर कल की क्लास कंफर्म रख रहा हूँ मैं, फिर कल मैथ्स की जगह करवाता हूँ। मैथ्स में थोड़ी कोई क्लास चल कुछ है ना, लास्ट में अभी तो फिर चलो सर। प्रोसेस ए से बी जहाँ भी वर्क एरिया, पीवी होता है ना वर्क, पीवी बोलो या इंटू वी, और इन दोनों का मल्टीपल मतलब एरिया। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व बताएगा ये तो बिल्कुल, लेकिन दोनों केसेस में वर्क कैसा मिलेगा मुझे, वर्क ए बी दोनों केस में ग्रेड। तो फाइनल वॉल्यूम देखो ए से बी जा रहा है, मैंने यही बोला, फाइनल वॉल्यूम देखो दोनों केसेस में ज़्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम कम है, मतलब कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है ना, यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, बी फाइनल इज ग्रेटर देन बी इनिशियल, दोनों केसेस वर्क कैसा और वर्क मिलेगा कैसे, एरिया अंडर। मेन कहानी है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, याद रखना केमिस्ट्री। क्योंकि वी वॉल्यूम में ओपन करो,
चेंज इन वॉल्यूम देख रहे हैं। हाँ मतलब जैसा भी समझ, हम वर्क डन बाय द पार्टिकल, द गैस लिक्विड सबके लिए। मैं मतलब मेनली बात ये कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम में, वॉल्यूम में प्रेशर की बात करें तो हाँ वही बात सही है। दूसरा सेम ग्राफ बना रहा हूँ इस बार, प्रोसेस फिर से ए से बी की तरफ। तो वर्क क्या होगा, वर्क अगेन वही एरिया अंडर द कर्व, लेकिन वर्क कैसा मिले, नेगेटिव। इसमें नहीं मिलेगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि देखो इनिशियल वॉल्यूम तो यही हुआ ना, यही ये हुआ वी फाइनल, वी फाइनल का इस केस में क्या होगा, वर्क मुझे कैसा मिलेगा, वर्क ए बी इज लेस देन, क्यों, क्योंकि वी है। डन। अब साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो फोर्थ केस लिखो साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज एंटी, ले लो कैसा भी प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस की डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या, क्लॉकवाइज ही तो घूम रहा है प्रोसेस, क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब क्या, और अगर यही एंटी क्लॉकवाइज हो, साइक्लिक, अगर प्रोसेस में प्रॉपर वैसा करूँ, एरिया बिल्कुल एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पर देखो साइक्लिक प्रोसेस अगर और बी से सेम पाथ पे, मेन बात यहाँ पर ये बोल साइक्लिक के लिए ये पक्का है, क्लियर। वर्क डन बताओ, अब प्रोसेस कहाँ से जा रहा है, बी, एरिया अंडर द, देखो यहाँ पर पंगा क्या है, कुछ वर्क इसने ए से बी में जाने में किया, अगर ए से देखो दो पाथ दो उसमें किया ना, आपको ये याद है पाथ फंक्शन में पढ़ा था, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, तो पाथ फंक्शन में क्या बोला था, अगर बार बार वर्क होगा ओवरऑल वर्क इंक्रीज, पढ़ा था, ये कैसा फंक्शन, पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंडेंट है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व आएगा, और कैसा होगा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब, ठीक है,
एक और डायग्राम दे, एरो उल्टा कर, फिर ए से बी डबल एप्पल, मतलब डी से सी आ रहा है, सी से बी, बी से ए। अब क्या होगा भाग, हाँ नेगेटिव होगा, ये बात मान लिया। कर्व शीट एक्चुअली में उसमें सी डी वाले का जो नीचे पार्ट होता है ना, करेक्ट हो जाता है। एक प्रोसेस और है, ए से बी गया सिस्टम, वर्क डन क्या होगा, फिर से पॉजिटिव, और क्यों इसको, पहले ए से बी का वर्क शेडेड, फिर B से ए का निकालो, ठीक है, और माइनस क्यों किया, क्योंकि एक पॉजिटिव था। डन। ब्रेक चाहिए केमिस्ट्री क्लास से पहले या, हाँ बिल्कुल क्लॉक का है नेगेटिव बेटा, ठीक है। डन, यहाँ तक की कहानी आसान थी। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, बोलो तो करवा दो, तो 15 मिनट ही अपने पास टाइम। बिल्कुल बिल्कुल है। अब लिखना चाहते हो तो नेक्स्ट लिख सकते हो, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब अपन सारे प्रोसेस करेंगे एक एक करके, आइसोथर्मल, आइसोको, मेन एडियाबेटिक, साइक्लिक तो करवा दिया, यही पॉलीट्रोपिक करना ही नहीं है। पहले की बात करें, ये पॉजिटिव है, अकेला देखो ना, अब इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की, साइक्लिक प्रोसेस थोड़ी, ये साइक्लिक प्रोसेस दिखा, वॉल्यूम डिक्रीज हो, सेकंड और थर्ड वाला केस है, वॉल्यूम डिक्रीज है, ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वर्क ज़्यादा हुआ, नेगेटिव वर्क कम, एरिया देखो ना आप। जीरो पता है एक्चुअली में क्या होता है, तो जीरो क्या होगा इन इंटरनेट स्टेट फंक्शन, सेम इनिशियल स्टेट डेल्टा यू, ठीक है, वर्क जीरो, अगर सेम पाथ फॉलो कर रहा होता तो बोलता मैं जा रहा है उसी पाथ से, उसी, क्लियर। बेटे चलो लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल बोले तो डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फर्स्ट पॉइंट,
अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा फिजिक्स में हमें क्या कहता है? केमिस्ट्री में तो पढ़ लिया आप लोगों ने। फिजिक्स कहता है, फिजिक्स कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, रियलिटी में वैसे डेल्टा भी नहीं आता, एग्जैक्ट डिफरेंस। क्या, दोनों अपनी अपनी जगह है। केमिस्ट्री वाले गैस को गैस के लिए सॉल्व कर रहे हो तो मशीन, और मशीन्स में क्या होता है, अगर मैं ही मशीन, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। क्योंकि हमने, बात ये कंसेप्ट याद रखना कि हमने मशीन क्यों बनाई, मशीन काम करे, फिर भी हमको काम करना पड़ रहा है, क्या मतलब निकलेगा? ठीक है, तो इसीलिए वो नेगेटिव जो अपन लेते हैं ना, केमिस्ट्री वाले में नेगेटिव लगा ऑटोमेटिक, तो क्या बनेगा, बोलो गार्गी? डेल्टा यू इज इक्वल टू, फिजिक्स में डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू का अपन पीडी। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब मैंने क्या बोला, अब मैं पहले सबसे, ये तो सबके लिए वैलिड है फॉर्मूला तो सारे प्रोसेस। आइसोथर्मल की बात कर रहा हूं, मतलब टी इक्वल टू कांस्टेंट डेल्टा टी इक्वल टू, और वी कैन से दैट डेल्टा यू का इक्वल डी यू इज इक्वल टू, ये हमेशा फिक्स रहेगा, एन कभी चेंज। बाकी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कभी चेंज, बाकी ये फॉर्मूला कैसे आया, एम ही, फिजिक्स में एम ही स्टेशनरी आप। ठीक है, तो डी यू इज इक्वल टू एन सी वी, प्रोसेस में तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नॉट इंटरनल एनर्जी, तो हो जाएगा। बोलो, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, या डी बोल दूँ इसको सबको, डी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है। दूसरी बात, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, पी डी वी, प्रेशर तो खुद कांस्टेंट, वी फाइनल, प्रेशर तो खुद कांस्टेंट, प्रेशर भी तो वेरिएबल है, टेम्परेचर, तो इसको कैसे चेंज करें, तो याद है पी एन आर टी, यहाँ से पी की वैल्यू निकाल, एन आर टी बाय, नोट कर दो यहाँ पर, डी डब्ल्यू, अच्छा इंटीग्रेशन लगा दे, तब डब्ल्यू लिख देते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखो एन आर टी तो बाहर आ गया कांस्टेंट, अंदर रह गया डी वी अपॉन इंटीग्रेशन, स्केल, भारतीय दंड संहिता, इंडियन क्रिमिनल कोड, अभी भूल गए, मेरे को पागल बना रहे हो। चलो देखो, 1/x का क्या होता है, log x, 1/v का log, लिमिट भी रख रहा हूँ v फाइनल, दैट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज nRT log m माइनस log n, क्या होता है, के लिए बेस क्या है e, और थोड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, मुझे तो जो हमेशा लॉग टेबल मिलेगी लॉग बेस 10 में मिलेगी। ठीक है, तो लॉग बेस 10 में मिलती है, तो फिर कैसे सॉल्व करें, 0.30, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बना, एन आर टी लॉग
अगर मैं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई हो जाता है 2 लॉग बेस 10 वी फाइनल। बात समझ आई? याद है बॉयल्स लॉ, डेल्टा टी इक्वल टू 0? क्या बोला था बॉयल्स लॉ ने? पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी था, तो यानी पी इनिशियल बी इक्वल टू पी, यहाँ से मैं वी फाइनल अपॉन पी इनिशियल अपॉन कर सकते हैं, और फॉर्मूला बन एन आर पी इनिशियल आइसोथर्मल। हाँ ये डेरिवेशन चिपका देगा कोई, सारे प्रोसेस के लिए डेरिवेशन निकालनी है, सबसे टफ होता है इसके लिए। कंटेंट में कैंची चला रखी है, नहीं नहीं मैं बुक की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में पुरानी वाली डीसी पांडे ज़्यादा सही थी, इसकी बजाय तो बेकार कर नई वाली में। हो गया आइसोथर्मल? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखो आप लोग आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का एक और नाम होता है क्या, बता सकते हो? क्या कर रहा हूँ मैं, आइसोकोरिक का नाम आइसोमेट आइसोकोरिक आइसो, मैं लिखवा भी आइसोकोरिक रहा हूँ, बार बार बोल आइसोबारिक रहा हूँ। आइसोकोरिक दैट इज आइसोमेट्रिक, मैट्रिक में बोल भी यही बोलना भी यही चाह रहा हूँ कि मीटर से किसको आइसोकोरिक करो, बोल गलती से आइसोबारिक दिया, आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू कितना, डेल्टा यू मैंने कहा ना कभी भी चेंज, डेल्टा यू कभी भी चेंज नहीं, हमेशा इकलौता फॉर्मूला उसका आंसर के अलावा चेंज। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं वर्क डन, वर्क कितना आइसोकोरिक, वी तो जीरो है, डीवी जीरो है तो वर्क भी कितना हो जाएगा, यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा के बराबर हो जाएगा। क्यू भी कितना होगा, डेल्टा टी, ठीक है, डी टी है, तो इसमें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी, और डेल डब्ल्यू क्या होगा इसमें, क्लियर हुआ? मैंने बोला आइसोकोरिक, तो बोला आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी,
उसके बाद आइसोकोरिक या फिर डेल्टा वी या फिर डीवी। डेल्टा यू क्या होता है किसी भी सिस्टम का? एनसीवी डेल्टा टी या एनसीवी टी। नेक्स्ट बात तुम क्या बोलोगे? डेल डब्ल्यू निकालते हैं। डेल डब्ल्यू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, डीवी जीरो डब्ल्यू जीरो, तो डी डब्ल्यू भी निकाल दो जीरो। इसके बाद लगा दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं लिख देता हूँ। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी या डीवी, डेल्टा यू किसी भी सिस्टम, ये तो कभी भी चेंज होगा चाहे कोई सा प्रोसेस आ जाए। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, अगर ये आ गया और डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? यही होता है। अगर डीवी जीरो है इस प्रोसेस में तो वर्क डन कितना हो जाए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ डब्ल्यू जीरो, यानी कि क्या मिल गया क्यूबिक। मुझे हर प्रोसेस में तीन निकालने हैं। तो यू कल तो फिक्स बता दिया मैंने। एक लॉ है आइसोथर्मल, उसके अलावा सब में क्या रहेगा? एनसी तो डब्ल्यू की वैल्यू आज इन्हीं दो प्रोसेस पे खत्म। कल मेन प्रोसेस और आइसोबारिक और एडियाबेटिक। एडियाबेटिक क्या आएगा आपका पीवी, इसमें आइसोथर्मल में। हाँ, तो वहां पर अपन ने डेल्टा यू जीरो किया ना, तो देखो क्यू इक्वल, हम्म, हाँ, आइसोथर्मल से सीवी, सॉरी आइसोकोरिक से। और एक्चुअली में यहाँ पर सीवी हम लोग इसी वजह से लिखते भी हैं क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम होता है ना, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए सीवी लगाते हैं। ठीक है, ठीक। थैंक यू बेटा। हाँ, कल क्लास तो मैं रखूँगा। हाँ, वही मान लो केमिस्ट्री। मारेगा तो मैं एक टेबल भिजवा रहा हूँ ग्रुप में, इस टेबल को प्लीज़ आप लोग है ना कॉपी में प्लॉट कर लें।